प्राइम न्यूज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपको बताते चले तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जो सुंदरगढ़ की हमेशा ही करते हैं। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आज बात करेंगे। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विधानसभा के इलेक्शन तो जरूर हो रहे हैं, मगर विधानसभा के इलेक्शन नहीं लगते बल्कि युद्ध का क्षेत्र लगता है, जहाँ पर आए दिन देखने को मिलता है। कभी ना कभी किसी न किसी के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी को मारपीट की वीडियो सामने आ रही है। ऐसे में आपको बताते चले आज नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के मंडल कांगड़िया पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स सरपंच अनिल जी है। इनसे जानकारी देते हैं कि आखिरकार नौशहरा के अंदर हो क्या रहा है। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने देखा है कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, बल्कि युद्ध का ऐसा क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो कि राजा महाराजाओं के तहत तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था और जो जितने भी जो उसके कार्यकर्ता थे, जो सैनिक है, वो लहू लुहान होते थे। तो क्या नौशहरा के अंदर क्या विधानसभा चुनाव के ऐसे ही थे? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, जहाँ जिसको हम दंगल भी कहेंगे, क्योंकि ये विचारों का दंगल होता है, तो जहाँ पे अपने मीडिया से लोगों को प्रभावित करना होता है। लेकिन बदकिस्मत से समझे हम आज राजनीति का स्तर इतना नीचा गिर चुका है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मैंने कल भी कुछ ऐसे वीडियो देखे जिसमें हमने देखा कि कुछ मीडिया कर्मियों के साथ वर्गों ने बदतमीजी की, बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौज किया। तो रात को मैंने देखा कि दो भाजपा के दो कार्यकर्ताओं दलित युवाओं के साथ उन्होंने मारपीट की, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरह की ये लोग राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझते हैं कि इस तरह का गुंडाराज चला के जो अपने मिशन में कामयाब होंगे। नहीं, मैं यही कहूँगा कि हमारे लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो शांति चाहते हैं और वो हमेशा ही उन लोगों के साथ हैं जो शांति के लिए इस इलाके के साथ अपना समर्थन करते हैं। और आपने देखा होगा कि आधी रात को भी हमने देखा कि एनसी के बहुत सारे जो मैं कहूँगा कि गुंडे समझ लो उनको, क्योंकि जो लोग गरीब लोगों को अगर कोई रास्ते से जा रहा तो उसको भी रात धमका के गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है? तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत समझदार हैं, लोग देख रहे हैं, तो आने वाली 25 तारीख को जरूर सबक सिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह का नाथ नौशहरा में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2014 के मुकाबले में इस बार बढ़ा है, तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कहीं ना कहीं वो भारत में है, वो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए ताकि लोग डरें, लोग काम ना करें। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त के साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय की भावना को लेके काम करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को स्वर पर ये लेके काम करता है। वो इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। वो हमेशा ही राष्ट्र की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमारे गरीब किसानों, गरीब लोगों के लिए जो चलाई है, उससे प्रभावित होकर हमारा हर एक कार्यकर्ता जो है ग्राउंड में लगा हुआ है। और आने वाले 25 तारीख को इसका आप रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह श्री रविंदर रैना जी जो भारी बहुमत के साथ नौशहरा विधानसभा से विजयी होकर हमारे सीएम पद पे जो विराजमान होंगे। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कुछ दिन से लगातार ये देख रहे हैं कि सुंदरबनी कालाकोट की बात करें तो सुंदरबनी कालाकोट में भी कहीं ना कहीं जो मीडिया है, मीडिया को परेशान किया जा रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है। कल ही की बात करें तो हमने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा कि मीडिया के साथ बदतमीजी की जाती है। क्या जो डेमोक्रेसी या वोट किलर मीडिया है, जो हर एक व्यक्ति की आवाज उठाता है, गरीबों की आवाज उठाता है, क्या उनको भी दबाने का कोशिश किया, कितना निंदनीय करना है? देखिए, हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि भारत देश में हर तरह के, हर जाति, हर धर्म के जो लोग यहाँ पे उनको लोकतांत्रिक अधिकार है। जैसे आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। ये निष्पक्ष होकर हर लोगों की आवाज जो है ऊपर उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से नीची हरकत जो उन लोगों ने की है, कि मैंने देखा कि एक प्रोग्राम में
एक मीडिया कर्मी को कैमरा बंद करने के लिए बोला गया, इतनी बदतमीजी पेश की, एनसी के वर्करों द्वारा उनको डराया गया, उनका कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरह की घटिया हरकत मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको हार का डर सता रहा है। वो समझते हैं कि हमारे पैरों के तले से जमीन फिर से कुचलती है। जिस तरह का माहौल आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे निशारा में बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मन में भय जरूर है। आपने देखा होगा कि 2014 में जहां जिस एरिया में भारतीय जनता पार्टी का 5% वोटिंग थी, आज वहां पे खुल के लोग सामने समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो जाट बिरादरी हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो हरिजन समाज के लोग हों, वो खुल के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने लोगों की खिदमत की, लोगों की सेवा की और हमेशा ही राष्ट्रीयता की भावना को लेकर उन्होंने काम किया और कभी भी ऊंची आवाज में किसी के साथ बात नहीं की। ये लोग जब भी लोगों से बात करते हैं, ये हमेशा ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को गाली गलौज करते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस पार्टी का नेता इस तरह का हो और उसके वर्कर भी वही चीज करेंगे। आपने देखा, इसका उदाहरण जीता जाता, आपने देख ही लिया कि आने वाले दिनों में और भी जो बहुत सारे ऐसे कारनामे करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा कर उनको रोकें कि ये फील्ड में ना जाएं। लेकिन हम ये उनको कहना चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो देशभक्ति के साथ और अपनी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे गुंडा राज, ऐसे माफियों की सरकार नहीं आनी चाहिए। हमेशा ही ईमानदार लोगों की, कर्मठ लोगों की सरकार बननी चाहिए और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप जो विपक्ष लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक मुद्दा रहा है कि जो मिलिटेंट को खत्म कर, ये मिलिटेंट को खत्म नहीं कर रहे बल्कि मिलिटेंट को रिहा कर रहे हैं, उनको चुनाव क्षेत्र में उतार रहे हैं। किधर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जब भी इलेक्शन होता है तो कोई भी पार्टी हो वो अपने एजेंडे के साथ मैदान में आती है, अपना घोषणा पत्र लाती है। तो मैं आपके चैनल पे आपने भी देखा होगा, आपने भी बहुत सारे कार्यक्रम उनके कवर किए होंगे। तो इस इलाके में उन्होंने तो अपना मैनिफेस्टो दिया ही नहीं। अगर वो चाहते हैं कि लोगों के खिदमत के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की डेवलपमेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना घोषणा पत्र तो लोगों को दें। लेकिन आज तक उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम लोगों के लिए ये नीतियां ला रहे हैं। हमारी एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को कहती है कि 1000 की पेंशन जो 3000 की जाएगी, मानधन जो योजना है 6000 का 10,000 दिया जाएगा, गरीब महिलाओं के लिए 18,000 रुपया दिया जाएगा, शादी विवाह के लिए बीपीएल परिवारों की बच्चियों को 50,000 से 75,000 दिया जाएगा, गरीब लोगों को और मकान दिए जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि एनसी की क्या मैनिफेस्टो है। एनसी ने हमारे लोगों के लिए इस घोषणा पत्र में क्या रखा हुआ है? वो सिर्फ यही कहते हैं कि राणा साहब जहां आए नहीं। अरे भाई साहब, राणा साहब जहां आए नहीं तो ये डेवलपमेंट जो हुई है ये कितना की है? आपने देखा होगा कि आप 70 सालों का पिछला रिकॉर्ड देखें तो ज्यादातर इन लोगों की ही सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर में। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे इस एरिया में एक काम भी एनसी अपना बता दे कि जो उन्होंने बॉर्डर बेल्ट के लिए किया है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि 2.5-3 साल का कार्यकाल रहा, हमारे रैना जी जो है हमारे विधायक बने और 2.5-3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया। आपने देखा कि बड़े बड़े पुल बने, बहुत सारी रोडें बनी, बहुत सारा काम हुआ। हॉस्पिटल की बात हो तो निशारा में भी बना, सुंदरबनी में भी बना। कॉलेज की बात करें हम तो कॉलेज सुंदरबनी में बना, निशारा में भी बना। बहुत सारी आज आपने देखा कि हर तरफ जो है डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। खासकर आप देखें कि हमारा जो बॉर्डर का इलाका है, हमारे जो बॉर्डर की पंचायतें हैं, तो पिछली जितनी भी सरकारें थी उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। उन्होंने कभी भी लोगों की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। चाहे वो बॉर्डर डेवलपमेंट की रोड हो, चाहे वहां बंकर बनाने का काम हो, किसी भी सरकार ने इस तरह, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, कहीं भी इन्होंने कोई भी लोगों की सुध नहीं ली। हालांकि जितने के बाद लोगों के बीच आए भी नहीं। आज ये बोलते हैं कि नहीं जी आप हमें मौका दो, हम काम करेंगे। आप यही बता दो कि जो विकास पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर का जो नक्शा बदला है, जो अलगाववादियों के ऊपर नकेल कस किया, आज ये लोग बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दो तो हम उनको रिहा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है, हमारे प्रति वो क्या कर दर्शाना चाहते हैं। क्या अलगाववादियों और पत्थरबाजियों को जेल से रिहा करने के बाद क्या हमारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि क्या
वो अलगाववादियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या इससे हमारे लोगों की डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारे लोगों की रोडें बन जाएगी, हमारे लोगों के मसले मकान मिल जाएंगे? इस तरह की बयानबाजी समझती है कि जो उनकी मानसिकता है, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो माहौल पहले 370 टूटने से पहले था वही माहौल ये बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि 370 टूटने के बाद जो दखल केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर में रही और जम्मू कश्मीर आज विकास की जो मुखा विकास जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ, हर तरफ शांति का माहौल है। ये कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि हमारी दुकानदारी बंद हुई है, ये उस माहौल को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करके लोगों को वोट हटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर बता दूं कि हमारे जो इस इलाके के लोग हैं वो बहुत समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। ये इसका जो है रिजल्ट वो 25 तारीख को आपको मिल जाएगा, जब अपना वोट जो है, अपना मतदान जो अपने मत का उपयोग करके वो लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करेंगे। आपने देख ही लिया कि हर मंडल में, हर पंचायत में एक ही लहर है कि अब की बार भाजपा सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद जो विकास हुआ है, हर तरफ आपने देखा बड़े बड़े टनल, बड़ी बड़ी रोडें, IIT, IIM, ये लोग हर 70 साल तक जो सत्ता में रहे, इनको तब जम्मू की याद नहीं आई। आज इलेक्शन के दौरान हम लोगों को ये सिर्फ वोट हटाने के चलते ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और ये समझते हैं कि हम लोगों को दबा के कुचल के हम इनके वोट हासिल कर लेंगे। ये गलतफहमी में है। तो आने वाले दिनों में 25 तारीख को लोग इसका जवाब जरूर देंगे। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना का भी अपना वजूद नहीं है, क्योंकि अगर वजूद होता तो ये बड़े बड़े चेहरे नहीं लाते हैं, क्योंकि कैंपेन के लिए अभी अमित शाह आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट उन पे साफ आ रहे हैं, कितना सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है। जब परिवार बड़ा हो तो वो एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। आज परिवार है, उनको भी कहे ना, आप उमर अब्दुल्ला और फरूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं बुला रहे? जहाँ से बुलाए, आपको किसने मना किया? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जहाँ पे बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपने देखा हुआ ये रविंद्र रैना पे ये तंज कसते हैं। मैं बता दूं कि अगर रविंद्र रैना हमारे विधायक नहीं होते, आज 70 साल के बाद जो लोगों को एसपी का दर्जा मिला है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था कि जम्मू और रजौरी पुंछ के लोगों को ये एसपी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मैं बता दूं कि ये वही सरकारें हैं जो आतंकवादियों को हथियार डालने पर उनको सरकारी नौकरी देते थी। आज ये बात करते हैं कि हमारे युवा बेरोजगार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी क्या नीतियां थी? मैं अभी बता दूं कि पिछली RTI में पता चला है कि 2,500 से 3,000 जो आतंकवादी जिन्होंने हथियार डाले थे वो अभी सरकारी पद पे हैं। ये किसने लगाए? ये इन NC गवर्नमेंट ने लगाए, क्योंकि इनका यही सोच थी कि ये समर्थन जो है ये अलगाववादियों के समर्थन में ही हमेशा काम करते रहे। आपने देखा होगा कि टेरर फंडिंग जो आती थी बाहर से 370 टूटने के बाद, पत्थरबाजी को किसने प्रमोट किया? आज क्यों पत्थर नहीं बजता? जब से 370 टूटा है, क्या आपने कभी देखा कि कहीं पत्थरबाजी हुई है? क्या आपने देखा कि श्रीनगर में कभी हड़ताल हुई है? आपने देखा होगा कि जो श्रीनगर का जो छोटे व्यापारी है, जो व्यापार वर्ग है, वो हमेशा ही यही चाहता है कि उनकी बिजनेस, उनका जो कारोबार है वो 7 दिन 24 घंटे चलता रहे, क्योंकि उन लोगों को यही पसंद है, अमन पसंद है। और जब ये लोग थे तो तब हफ्ते में एक दिन दुकानें खुलती थी, पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, बहुत सारे विद्यार्थियों को जो गुमराह किया जाता था, उनको पत्थर मारने के लिए मजबूर किया जाता था। आज आपने देखा होगा कि हर रात को चाहे आप 12 बजे लाल चौक में जाओ, वहाँ पे भी आप जाके आराम से आप वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तब 15 अगस्त के दिन जब हर जगह हमारा तिरंगा लहराता है, तो ये लोग श्रीनगर के लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। इनकी सोच दर्शाती है कि जो लोग इस मानसिकता के साथ हमारे लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसका जवाब 25 तारीख को उनको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर का इलाका है, हमारे देशभक्त लोग हैं, ये हमेशा ही राष्ट्र की भावना के लेके, हमारे हिंदुत्व को लेके, हमारी भारतीय संस्कृति को लेके जो हमेशा ही अग्रसर रहे हैं और हमेशा ही उन्होंने देशभक्तों का साथ दिया। जो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए सोचे, हमने उनका साथ दिया है। तो आने वाले दिनों में आपको इसका पता चल जाएगा कि हमारे लोग क्या चाहते हैं। तो यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डंके की चोट पे बनेगी। और इस बार जो है हमारे
जो विधायक है जहाँ के जम्मू कश्मीर के, आपने देखा होगा कि सबसे लंबा टेन्योर जो इनका प्रदेश अध्यक्ष का रहा। और इन्होंने जब से बतौर प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, संगठन को इतना मजबूत किया, तो ये सीएम के प्रबल दावेदार हैं। और आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जहाँ पे ये सीएम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सर 22 तारीख को रैली है, महा रैली नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, किस तरह का मैसेज मिलेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से यही अपील करूंगा कि हमारे केंद्र के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो देश के बहुत ही बड़े नेता हैं, वो जहां हमारे नौशहरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पधार रहे हैं। सुबह 10 बजे आप सभी लोग वहां पे आए और उनका संबोधन सुने, क्योंकि 370 तोड़ने के बाद हम सब लोगों को एसटी का दर्जा मिलने के बाद बहुत सारे ऐसी स्कीमें हैं, ऐसी नीतियां हैं, उनके विचार सुने और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, इसके लिए आप सभी लोग वहां पे आए, उनके विचार सुने। आप सभी लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि आप 22 तारीख को सुबह 10 बजे नौशहरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जरूर आए। धन्यवाद। तो जो थे एक्स सरपंच अनिल जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। ऐसे में आपको बताते चलिए कि इन्होंने सभी जनता से आग्रह भी किया है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 22 तारीख को नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले हैं और सभी से आग्रह किया कि आप बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए और उनके जो विचार सुने, क्योंकि 370 के बाद कितना जो है लाभ जो है जहाँ की जनता को मिला, कितने लाभ जो हमारे युवाओं को निकला, क्या क्या जो है फैसिलिटियां और जो मिलने वाली हैं, जो क्या मिली हैं, ये सब बातें उनके जो विचार सुने। मुझे 22 तारीख को जो रैली है, इनके लिए सारी जनता से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हम हमारे आदरणीय गृह मंत्री की जो बात है जो रखेंगे, आप भी उनके सुने और उनके विचार भी देखें, उनके क्या विचार हैं। और ये अपील के साथ वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। 22 तारीख रैली के लिए एक्स सरपंच अनिल जी ने सब लोगों से आग्रह किया, आप जरूर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंचे और अमित शाह की जो रैली है वहां पर भाग लें, उनकी बात सुने, उन्होंने क्या क्या रखा, 370 के फायदे जो गिना रहे हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या जो है और होने वाले हैं, ये बात आप धन्यवाद।